मैं बस अड्डे पर एक छोटा सा चाय का खोखा चलाता था। एक रोज एक दुबला सा लड़का रोता हुआ आया और बोला, अंकल प्लीज कुछ बिस्कुट दे दो, अब्बू बहुत बीमार है, घर में खाने को कुछ नहीं। मुझे उस पर तरस आ गया और मैंने उसे चाय बिस्कुट और कुछ पैसे दे दिए और वो चला गया। उस दिन के बाद मैं उसे रोज चाय और बिस्कुट दे देता और वो घर ले जाता। वक्त गुजरता गया, बस अड्डा बदल गया, लोग बदल गए, वो लड़का भी कहीं खो गया। और फिर 22 साल बाद एक दिन मेरे बेटे पर मनशियात का झूठा मुकदमा बन गया और मैं कांपते हाथों से अदालत पहुंचा। जज साहब आए, कुर्सी संभाली, फाइल खुली और जैसी उनकी नजर मुझ पर पड़ी तो आज तीसरा दिन था। मैं स्कूल में बुरी तरह से ज़िली हो रहा था। फीस ना लाने की वजह से मुझे स्कूल में बहुत ही ज़्यादा मार पड़ी थी। मैं बहुत ही ज़्यादा दिल बर्दाश्त हो गया था। पढ़ाई से मेरा दिल उचाट हो गया था। स्कूल जाने को दिल नहीं करता था। जब घर आया और माँ को अपने फैसले से भाग किया तो माँ सर पर हाथ रख कर रोने लगी थी। तुम्हारी पढ़ाई के लिए मैं ही दूसरों के घरों में काम कर रही हूँ ताकि तुम पढ़ लिख कर किसी काबिल बन जाओ, तुम्हें किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। और तुम हो कि तुम्हारे बाप ने जो वाहिद ख्वाब तुम्हारे हवाले से देखा था तुम उसको भी पूरा नहीं करना चाहते हो। मैं बेबस हो गया था। माँ, उस्ताद कभी फीस ना लाने की वजह से मुझे जलील करता है, कभी सबक ना याद होने से, तो कभी किसी और बात की वजह से। माँ, तो मेरा यूनिफॉर्म, मेरी फीस, मेरी किताबें, सब कुछ कैसे पूरा करोगी? ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। अगर अब्बा जिंदा होते तो मैं यकसुई से अपनी पढ़ाई जारी रख सकता था, मगर अब जब मैं तुम्हें लोगों के घरों में काम करते देखता हूँ तो मत पूछो, मैं कोड़ के रह जाता हूँ। माँ, अब स्कूल नहीं जाऊँगा, मैं काम करूँगा। माँ ने मुझे बहुत रोका, समझाने की बहुत कोशिश की, मगर मेरी ना हाँ में नहीं बदली थी। माँ के मना करने के बावजूद मैंने चाय का एक छोटा सा अड्डे पर खोखा खोल लिया था। मेरा इरादा यही था कि अब यही काम करूँगा, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा और उस स्कूल तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। अब तो किताबें देखकर ही मेरा जी उठने लगा था। शुरू शुरू में तो मेरा काम इतना खास नहीं चल रहा था। थोड़े बहुत गाहक आते और कुछ उधार पर चाय लेकर जाते और मैं वापसी पर उनकी राह तकता रह जाता। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आती कि मैंने उधार देने छोड़ दिए और लोगों के साथ इखलास और मरवत से पेश आने लगा। मगर जहाँ लगता है कि लोग मेरी कमजोरी से नाजायज फायदा उठा रहे हैं, तब वहाँ पर अपने हक के लिए जरूर बोलता था। आहिस्ता आहिस्ता काम भी सही से चलने लगा और माँ भी अब पहले से ज्यादा बीमार रहने लगी। उनसे अब मेहनत का काम नहीं होता था। अम्मा को मैंने सारे काम छुड़वाकर इन्हें घर पर बिठा दिया था। आपसे मैं कब से कह रहा हूँ कि अब आपको आराम करना चाहिए। अब आपका बेटा जवान हो गया है, अब काम काज करने की उम्र मेरी है, आपकी नहीं। वो मुझे रूहान सी आंखों से देखने लगी थी। बेटा, तुम अकेले इतनी जिम्मेदारी कैसे उठाओगे? अभी तुम खुद छोटे हो, तुम्हारी दो जवान बहनें भी हैं, कल उनका जहेज तैयार करना है, शादी, घर का खर्चा, आखिर तुम क्या करोगे? अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अम्मा, आप फिक्र मत करें, परेशान होने से कुछ नहीं होता। हाँ, आप मेरे लिए दुआ किया करें, अल्लाह ने चाहा तो आपके दुआओं से वो ज़रूर मुझे रंग लगा देगा और मेरी ज़िंदगी के इस मुश्किल रास्ते को आसानी में तब्दील कर देगा। वक़्त एक ऐसा बेरहम मुसाफिर है जो कभी किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन ये अपने पीछे यादों और सबक के वो नक्कूश छोड़ देता है जो इंसान कभी जाकर भी नहीं भुला सकता। मैंने उस खोखे पर अपनी जवानी की बेहतरीन साल गुजार दिए। तपती हुई दोपहरों में जब लोग अपने घरों के ठंडे कमरों में सो रहे होते थे, मैं खौलते हुए पानी और दूध के बाग के दरमियान खड़ा चाय के कप तैयार करता था। मेरा जिस्म थकता था, मेरी रूह पुकारती थी, लेकिन माँ का चेहरा, बहनों का मुस्तकबिल मुझे रुकने नहीं देता था। अल्लाह की शान देखिए कैसी उसने मुझे रंग लगा दिया। सच कहते हैं कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। वो छोटा सा लकड़ी का खोखा आहिस्ता आहिस्ता एक पक्के कमरे में बदला, फिर वहाँ चंद मेजें लगी और फिर देखते ही देखते वो शहर का एक मारूफ ढाबा बन गया। मेरे चाय के जायके और मेरी ईमानदारी के चर्चे पूरे इलाके में होने लगे। मैंने कभी मेयार पर समझौता नहीं किया। जैसे जैसे आमदनी बढ़ती गई, मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद पूरा करने की ठानी। मेरी दो छोटी बहनें जो मेरे लिए मेरी बेटियों जैसी थी, उनकी तालीम और तरबियत में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं चाहता तो इन्हें घर बिठा सकता था, लेकिन मैंने इन्हें शहर के बेहतरीन तालीमी इदारों में भेजा। मैंने तय कर लिया था कि जो कमी मेरी ज़िंदगी में रह गई वो इनकी ज़िंदगी में नहीं आएगी। जब वो दोनों फारगुल तहसील हुई तो मैंने उनके लिए ऐसे घराने तलाश किए जहाँ उनकी कदर हो। मैंने अपनी दोनों बहनों की शादियाँ नहायत वक़ार और शान और शौकत से की। उस दिन जब मैंने इन्हें रुखसत किया तो मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। मैं इन्हें जहेज में वो सब कुछ दिया जिसका वो ख्वाब देखती थी, लेकिन सबसे बड़ा तोहफ़ा तो वो तालीम थी जिसने इन्हें अपने पैरों पर खड़ा कर दिया था। वक़्त गुज़रता गया और मेरा वो ढाबा एक आलीशान रेस्टोरेंट में
تبدیل ہو چکا تھا۔ اب وہاں اسی حالت قیامتی فرنیچر اور درجنوں ملازمین میرے زیر سایہ کام کرتے تھے۔ میں اب ایک کامیاب بزنس مین کہلاتا تھا۔ میری شادی ہوئی اور اللہ نے مجھے 2 خوبصورت بیٹوں سے نوازا۔ میرے بیٹے میری زندگی کا کل ثاثہ تھے۔ میں نے ان کا نام حماد اور اذان رکھا۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے گئے میرے اندر کا وہ پچھتاوا بھی بڑھتا گیا جو مجھے اپنی ادھوری پڑھائی کی وجہ سے تھا۔ میں اکثر اپنے ریسٹورنٹ کے عالیشان دفتر میں بیٹھ کر سوچتا کہ کاش میں نے اس وقت ہمت نہ ہاری ہوتی۔ اگر میں پڑھ لکھ جاتا تو شاید آج میرا مقام کچھ اور ہوتا۔ پیسہ تو میں نے کما لیا تھا، لیکن علم کی وہ روشنی جو انسان کے اندر کا اندھیرا ختم کرتی ہے، اس کی کمی مجھے ہمیشہ کھٹتی رہی۔ جب میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو آپس میں گفتگو کرتے دیکھتا تو مجھے اپنی زبان کی لکنت اور الفاظ کی کمی کا احساس ہوتا۔ اسی احساس سے کمتری نے مجھے اپنے بیٹوں کے معاملے میں بہت سخت بنا دیا تھا۔ میں نے ان کے لیے گھر میں ایک ایسا ماحول بنایا جہاں تعلیم پہلی اور آخری ترجیح تھی۔ میں نے ان پر پڑھائی کے معاملے میں بہت زیادہ سختی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر میری طرح یہ سوچیں کہ کاش ہم پڑھ لیتے۔ میں ان کے ہوم ورک سے لے کر ان کے اسکول کے ہر ٹیسٹ پر خود نگرانی کرتا تھا۔ کبھی کبھی حماد اور اذان میری سختی سے گھبرا جاتے، ان کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر میرا دل پسیج جاتا، لیکن وہ اپنے ارادے پر قائم رہتا۔ میں نے انہیں دنیا کی ہر سہولت بہترین استاد فراہم کیے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دی کہ اگر پڑھائی میں کوتاہی ہوئی تو میں معاف نہیں کروں گا۔ میرے دونوں بیٹے پڑھائی میں بہت لائق نکلے، وہ کلاس میں ہمیشہ اول آتے۔ ان کی کامیابی خبر سن کر مجھے سکون ملتا۔ میرا خواب اب ان کے ذریعے پورا ہو رہا تھا۔ اسی دوران جب میرا ریسٹورنٹ بھی ترقی کی منزلیں طے کر رہا تھا، میری زندگی میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک روز ایک لڑکا میرے ہوٹل پر آیا۔ اس کی عمر لگ بھگ 15 یا 16 سال رہی ہوگی۔ وہ اتنا دبلا پتلا اور کمزور تھا کہ اسے دیکھ کر دل میں ہوک سے اٹھتی تھی۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر گرد جمی تھی۔ اس کی آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھی، لیکن ان میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ جاتا۔ میں نے اس کی حالت دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ یہ لڑکا بہت غریب ہے۔ میں نے اپنے ایک ویٹر سے کہا کہ اسے ایک بہترین کڑک چائے اور ایک گرما گرم پراٹھا دے دو۔ جب وہ لڑکا کھانا کھانے لگا تو اس کے کھانے کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ کئی دنوں سے بھوکا ہے۔ جب وہ فارغ ہوا تو اس نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو تھے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر مجھے دعا دی اور چلا گیا۔ یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں تھی، یہ ایک معمول بن گیا۔ وہ لڑکا روزانہ آتا، میں اسے عزت سے بٹھاتا اور کھانا کھلاتا۔ کبھی کبھی میں اسے کچھ پیسے بھی دے دیتا تاکہ وہ اپنی ضرورت پوری کر سکے۔ وہ مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، بس وہ دعا دیتا اور چلا جاتا۔ میں نے کبھی اس کا نام نہیں پوچھا، کبھی اس کی ذات نہیں پوچھی۔ میرے لیے وہ بس ایک ضرورت مند انسان تھا۔ کئی سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس لڑکے کے آنے سے میرے کام میں مزید برکت ہونے لگی ہے۔ پھر ایک دن وہ اچانک غائب ہو گیا۔ ایک دن، 2 دن، ایک ہفتہ، پھر وہ کبھی نہیں آیا۔ میں نے کچھ دن اسے یاد کیا، اس کی خیریت کے لیے دعا کی، لیکن پھر زندگی کی مصروفیات نے مجھے اس کی یاد سے دور کر دیا۔ سال ہر سال بیت گئے، میرے بیٹے اب جوان ہو چکے تھے، حماد اپنی اعلیٰ تعلیم مکمل کر رہا تھا۔ اچانک میری پرسکون زندگی میں ایک طوفان آ گیا۔ ایک شام مجھے فون آیا کہ حماد کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں باغم باغ پولیس اسٹیشن پہنچا تو معلوم ہوا کہ اس پر منشیات کی اسمگلنگ کا سنگین مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ یہ سن کر مجھے لگا جیسے کسی نے میرے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ میں نے چیخ چیخ کر کہا کہ میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا، میں نے اسے بہت سختی سے پالا ہے، وہ نمازی ہے، وہ پرہیزگار ہے۔ لیکن پولیس والوں نے میری ایک نہ سنی۔ ان کا رویہ انتہائی بدتمیزانہ تھا۔ انہوں نے مجھے اپنے بیٹے سے ملنے تک نہ دیا۔ میں رات بھر تھانے کے باہر بیٹھا رہا، روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، لیکن قانون کے رکھوالوں کے دل موم نہ ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ کیس عدالت میں جائے گا، وہیں فیصلہ ہوگا۔ میں نے شہر کے سب سے بڑے وکیل کی خدمات حاصل کی، اس پر کروڑوں روپے خرچ کرنے کو تیار تھا کیونکہ میرا بیٹا بے گناہ تھا، لیکن پولیس نے شواہد ایسے بنائے تھے کہ بچنے کی کوئی راہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ مقدمے کی پہلی پیشی کا دن آیا، میں انتہائی شکستہ حال میں عدالت کے کمرے میں داخل ہوا۔ میرا بیٹا کٹہرے میں کھڑا رو رہا تھا۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کی طرف دیکھوں۔ کچھ ہی دیر بعد جج صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ سب لوگ احترام میں کھڑے ہو گئے۔ میں نے جب نظر اٹھا کر جج کی کرسی کی طرف دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ ایک پروقار اور رعبدار شخصیت کے مالک جج تھے، لیکن ان کے نقش و نگار مجھے بہت سناسا لگے۔ میرا ذہن تیزی سے ماضی کی طرف دوڑا۔ وہ آنکھیں، وہ چہرے کی بناوٹ، یہ تو وہی لڑکا تھا، وہی دبلا پتلا، کمزور اور پھٹے پرانے کپڑوں والا لڑکا جو میرے ہوٹل پر چائے پیتا تھا۔ اب وہ ایک عظیم منصب پر فائز تھا۔ اس کی شخصیت میں اب جہ و جلال تھا، لیکن اس کی نظروں میں وہی پرانی شرافت اب بھی باقی تھی۔ سماعت شروع ہوئی۔ وکیلوں نے اپنے اپنے دلائل دیے۔
पुलिस ने हमाद के खिलाफ बहुत से सबूत पेश किए, लेकिन जज साहब ने नहायत बारीक बीनी से केस की फाइल पढ़ी। उन्होंने तफ्तीशी अफसर से ऐसे सवालात किए जिनका उनके पास कोई जवाब नहीं था। जज साहब ने हुक्म दिया कि इस केस की दोबारा तफ्तीश की जाए, और वो भी किसी ईमानदार अफसर की निगरानी में। उन्होंने बड़ी अदालत में कहा कि इस केस में बहुत सी खामी है और किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। चंद ही दिनों की तफ्तीश के बाद ये साबित हो गया कि हमाद को उसके कुछ हसद करने वाले दोस्तों ने एक साजिश के तहत फंसाया था। वो लोग हमाद की तालीमी कामयाबियों से जलते थे और उसे बदनाम करना चाहते थे। मेरा बेटा बाइज्जत रहा कर दिया गया। रहाई के बाद जज साहब ने मुझे अपनी निजी चैम्बर में बुलाया। मैं लरजते कदमों के साथ अंदर दाखिल हुआ। जब मैं उनके सामने पहुंचा तो उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ दी और मेरी तरफ आए। उससे पहले कि मैं कुछ कहता उन्होंने झुक कर मेरे हाथ चूम लिए। मेरी आंखों से आंसू का सैलाब रवा हो गया। जज साहब ने धीमी आवाज में कहा, आप मुझे पहचान गए होंगे। मैं वही यतीम और मस्कीन लड़का हूँ जिसे आपने बरसों पहले अपने ढाबे पर पनाह दी थी। मैं एक ऐसी माँ के जेर असर था जो मुझ पर बेपनाह जुल्म करती थी। वो मेरी सगी माँ नहीं थी। वो मुझे खाने को एक नवाला तक नहीं देती थी और सारा दिन मुझसे मुशक्कत करवाती थी। मैं अक्सर भूखा प्यासा आपके पास आ जाता था। वो रुके और एक गहरा सांस लेकर दोबारा बोले, आपको शायद अंदाजा नहीं है कि आपकी दी हुई वो एक कप चाय और वो पराठा मेरे लिए क्या अहमियत रखता था। आपने ना सिर्फ मेरा पेट भरा बल्कि मुझे वो इज्जत दी जिससे दुनिया ने मुझे महरूम रखा था। अगर आप उस वक्त मेरी मदद ना करते तो शायद मैं भूख से तंग आकर किसी गलत रास्ते पर चल पड़ता या खुदकुशी कर लेता। आपकी इस नेकी ने मेरे अंदर जीने की तमन्ना पैदा की। मैंने रातों रात जाकर पढ़ाई की, लोगों के घरों में काम किया और आज इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। आज जब मैंने आपके बेटे का नाम फाइल पर देखा तो मेरा दिल गवाही दे रहा था कि इस शख्स का बेटा मुझे नहीं हो सकता जिसने मुझे जैसे लावारिस को बिन मांगे खाना खिलाया। मैं खामोश खड़ा सुनता रहा। मेरे पास अल्फाज नहीं थे। आज मुझे अपनी तमाम परेशानियों और पछतावे धुलते हुए महसूस हो रहे थे। मुझे समझ आ गया था कि अल्लाह ताला ने मेरे बेटे को बचाने के लिए बरसों पहले ही इंतजाम कर दिया था। वो एक छोटी सी नेकी जिसे मैं भूल चुका था मेरे खानदान की बका बनकर लौटी थी। जज साहब ने मजीद कहा, आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें एक बड़ा हिस्सा आपकी इस हमदर्दी का। आपने मुझे इंसान समझा जब सब मुझे दुत्कार रहे थे। मैंने आपके बेटे के केस की तफ्तीश खुद अपनी निगरानी में कराई क्योंकि मैं जानता था कि सच्चाई क्या है। मैंने जज साहब का शुक्रिया अदा किया और घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में मेरे जहन में वही तमाम वाक़यात फिल्म की तरह चल रहे थे। मैंने अपने बेटों को गले लगाया और इन्हें समझाया कि तालीम जितनी भी ज़रूरी हो, इंसानियत और हमदर्दी उससे कहीं ज़्यादा बुलंद मर्तबा रखती है। आज मेरा रेस्टोरेंट पहले से भी ज़्यादा चल रहा है, लेकिन अब वहाँ किसी गरीब को खाना खिलाने के लिए किसी हुक्म की ज़रूरत नहीं होती। मैंने अपने बेटों को वसीयत किया कि कभी किसी ज़रूरतमंद को अपने दरवाजे से खाली ना लौटाना, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम कि कौन सा दिया हुआ नवाला तुम्हारी ज़िंदगी का अंधेरा ख़त्म करने के काम आ जाए। पछतावा जो मेरी पढ़ाई का था वो अब एक सुकून में बदल चुका था।